मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुए तो मम्मी भी मेरे साथ मेरे घर आ गई। अचानक मम्मी पेट से हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी जगह मेरी मम्मी कैसे पेट से हो गई। मैंने अपनी पति पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है। मेरा पति घर छोड़कर चला गया। मम्मी ने बच्चा जन्मा तो मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान निकल गई। मम्मी तो हर रोज़ मेरे कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी मान जाता है और मुसीबत सहने के अलावा कुछ नहीं मिलता। और ये तकलीफ़ अपने किसी सगे रिश्ते से मिले तो दुख और तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगती है। मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेला था कि मैं भी नहीं समझ पाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यूँ मेरे साथ बुरा होगा या कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आएगा। मैं बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक सब खत्म हो गया और सब कुछ बिखर गया। मेरा घर जिसे मैं संभाल संभाल कर रख रही थी और फिर ऐसा तूफान आया जो सब कुछ उड़ाकर लेकर चला गया। जैसे मेरी तमाम खुशियों को आग लग गई थी। और ये हादसा तब हुआ जब मेरी शादी हो गई थी। मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मम्मी भी मेरे साथ मेरे घर आ गई थी। यह बात मुझे बुरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि अगर मेरे साथ ना आती तो मम्मी अकेली हो जाती। इसलिए मेरे बहुत कहने पर मेरी माँ मेरे साथ रहने लगी थी और ससुराल वालों को कोई परेशानी नहीं थी। वो भी मेरी बात पर राजी थे और यूँ मेरी मम्मी मेरे पास हमेशा के लिए आ गई थी या फिर कुछ दिनों के लिए। ये भगवान जानता था कि क्या होने वाला था। वैसे तो सब ठीक था पर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मेरी मम्मी का रवैया मेरे समझ से बाहर था। मैं जितना इनको संभालने की कोशिश करती उतना ही मुझे बच्चों की तरह तंग करने लगी थी। कभी कभी तो अजीब हरकतें करती थी कि मुझे अपने ससुराल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। और कभी इतना समझदार खुद को जाहिर करती थी कि अगला इंसान हैरान रह जाता था। बहुत बार मैंने मम्मी को दबे शब्दों में समझाने की बहुत कोशिश की पर मेरी मम्मी ने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। मुझे ऐसा लगता था शायद पापा के मरने के बाद मम्मी को बहुत सदमा लगा है तभी ऐसी हरकतें करती थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मुझे अपना ये ख्याल बदलना पड़ा और इसकी वजह मेरी माँ थी। मेरी माँ सीधी सादी और मासूम दिखती थी या सिर्फ मुझे ऐसा लगता था। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सोचना या बोलना भी नहीं चाहती लेकिन कुछ हाथ से सब करवा देते हैं। खैर दिन बहुत ही उदास से गुजर रहे थे। मुझे पति पर यकीन था। मेरी कभी पति से लड़ाई भी नहीं हुई थी। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी हर बात कहने से पहले ही पूरी करता था और मैं इसे अपना ख्याल रखते देखकर बहुत खुश होती थी। और देखते ही देखते मेरा सब कुछ बिखर गया और मैं बर्बाद हो गई थी। मेरा दुख बहुत ही बड़ा था। अब मैं मम्मी की वजह से बहुत परेशान थी। मुझे मम्मी की दिमागी हालत ख़राब लगने लगी थी और मैं मम्मी का इलाज करवाने का भी सोच रही थी। लेकिन अगर मैं ससुराल में किसी से इस बारे में बात करती तो बहुत हंगामा होना था जिसके खातिर मैं मम्मी को समझाती रहती थी पर मेरी माँ समझे तब ना। मुझे कभी शक भी नहीं हुआ था कि मामला बहुत ही सख्त बिगड़ा हुआ है। मेरे नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा था मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी। मैंने सबसे ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल रखती थी और मेरे लिए ज़रूरी भी था। एक ही तो बेटी थी मैं उनकी और मैं ही ख्याल नहीं रखती तो कौन रखता। और फिर कुछ साल बाद मम्मी मेरे पति के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। पहले मैंने इग्नोर किया कि चलो दामाद और सास का प्यार है लेकिन बाद में मुझे इनका ऐसा हंसी मजाक घुलकर मिलकर बैठना कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगा। लेकिन मैंने दिल में शक को जगह नहीं दी और सब कुछ इग्नोर करती रही। मैं शक में पड़ना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा सोचना भी पाप लगता था। मैं क्या सोच रही हूँ और इस ख्याल को बुरी तरह छिड़क देती थी।
मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मेरी मम्मी मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगी जिसके वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी और ये सब हो जाएगा, जिसके मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं ये सब होने ना देती। मुझे अफ़सोस था कि मैं कुछ ना कर सकी और मुझे उस वक्त पता चला था जब सब कुछ हाथ से निकल गया था और मैं मसरूफ़ देखती रह गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं थी और हम तीनों की ज़िंदगी सुकून में थी, यानी मेरी मम्मी पापा और मैं। या वो सब सिर्फ मेरी नज़रों का धोखा था? मैं इस वक्त जान क्यों नहीं पाई थी? ये एहसास मुझे लेके डूब रहा था। और फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा तो मेरी मम्मी अब मेरे पति के साथ ज़्यादा लगाव रख रही थी। मुझे रह रह कर बुरा ख्याल आता था कि मेरी माँ क्या कर रही है और किस रिश्ते को क्या से क्या बना रही है। मैं सदमे के अलावा कर भी क्या सकती थी? मैं फ़िलहाल कुछ बोल नहीं सकती थी। माँ का लिहाज कर जाती थी और इनको कुछ कहने से रुक जाती थी। मैं बिना सबूत ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। मुझे से अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फिर से मम्मी को समझाने लगी, पर मेरी मम्मी बात समझती ही नहीं और कहने लगी कि तुम फालतू में परेशान हो रही हो। मैं अपना वक्त गुजारती हूँ, खुश होना चाहती हूँ। मेरे सामने कुछ जज्बाती होने का ड्रामा किया जिसमें मैं अच्छी तरह फंस गई और मेरा इस वक्त मम्मी की छिपी हुई मुस्कुराहट पर ध्यान नहीं गया था। मुझे कुछ तो शक हो गया था, पर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत होगा या हो गया। मेरे तो गुमान में भी नहीं था इतना घटिया काम भी मेरी माँ कर सकती है। और फिर समय तेज़ी से गुजरने लगा। मेरी माँ वैसे ही थी और वही हरकतें थी। मैं अब कोई रोक टोक नहीं करती थी, बस खामोशी से ये सब देख रही थी। अब तो मम्मी को जहाँ भी जाना होता मेरा पति को साथ लेकर जाती थी। मैं ये बदलाव देखकर हैरान थी कि ये भी होना। और फिर कुछ दिन के बाद मम्मी का घर से निकलना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हर दूसरे दिन मम्मी का बाहर का चक्कर लग रहा था। मेरे पूछने पर बताती कि मैं फला के घर गई थी मिलने, तो कभी किसी को देखने। मैं हैरान थी कि अब ऐसे कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए थे जिनका मुझे पता ही नहीं और जिनका पापा के सामने तो कभी जिक्र ही नहीं किया था। तो जब अचानक से सब याद आ गया, मम्मी को मुझे बहलाने का ये सब बहाना था। मुझे अब तक बेचैनी हो चुकी थी। मैं अब पता करना चाहती थी कि मामला क्या है, क्योंकि मम्मी मुझसे कुछ छुपा रही थी। इतना तो पता चल गया था मुझे इनकी घबराहट देखकर। जब मैं इनसे पूछती तो हमेशा ही घबराहट की वजह से यही हालत हो जाती। मैं अब मौका की तलाश में बैठी थी, कुछ मुझे पता चले। और फिर मम्मी का रोज़ मेरे पति के साथ घूमना, हंसी मजाक करना बढ़ गया था। मैं शक की औरत बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे अपने पति पर यकीन था और मम्मी पर भी शक नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब हालात मुझे इस मोड़ पर ले आए थे कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी। और फिर मेरे अंदर ये शक बैठ गया। मेरा दिल बेचैन सा रहने लगा था। मैं अपने इस हाल से परेशान थी और ना ही मैं अपनी हालत को किसी से बताया था और ना ही मैं ये बात किसी को बताना चाहती थी। ससुराल वाले भी मम्मी की हरकतें देख रहे थे और कई बार तो मेरी सास ने दबे शब्दों में मुझसे कहा कि अपनी माँ पर नज़र रखो, ये लक्षण ठीक नहीं है, अपने पति को काबू कर लो वरना पछताओगी। और मैं अफसोस से इनको देखकर रह गई थी कि वो क्या बोल के चली गई थी। मुझे इन पर गुस्सा तो बहुत आया था, पर मैं अपने आप पर काबू पा गई थी और मैं शक में चूर हो गई। आगे से बोलती भी तो क्या कहती, जबकि मेरी मम्मी की हरकतें मेरे सामने थी। सास की बातों की वजह से और कुछ मम्मी की हरकतों की वजह से मैं अब परेशान हो चुकी थी और दिन में चिड़चिड़ी सी हो रही थी। पति से भी कई बार झगड़ा कर चुकी थी और कुछ दिन बाद मैं जब भी सुबह सोकर उठती मेरा सर भारी भारी रहता और सर दर्द होने लगता। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों होने लगा था। रात में जब मैं सोने के लिए लेटती तो एकदम नींद आ जाती और नींद भी इतनी तेज कि
बता नहीं सकती। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया और एक बात से मुझे समझ में आई कि कुछ अजीब हो रहा है, जो मुझे पता करना था। अगले दिन मैं सोकर उठी तो हमेशा की तरह मेरा सर भारी और दर्द कर रहा था। मैं बैठी अपना सर दबा रही थी कि मेरी नज़र सामने पड़े मेज़ के ऊपर पड़ी। उस पर कुछ अजीब सी चीज़ लगी हुई थी। मैंने सब हाथ लगाकर देखा तो मुझे दवाई की तरह देखने को मिली। अब मैं होशियार हो गई थी। मैं रात को जब भी पानी का जग भरकर रखती तो साथ दूसरा जग भी रखती, ताकि रात के वक्त मैं पता लगा सकूं कि कौन ऐसा करता है। और फिर मैंने कई बार रात के वक्त पति को उठते हुए जाते हुए देखा। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था। मुझे अपने देखने पर भी यकीन नहीं आ रहा था। और फिर एक रात मम्मी को मैंने अपने कमरे में आते हुए देखा और जग में कुछ मिलाते हुए भी देखा। मैं सोने का नाटक कर रही थी ताकि मैं मम्मी की हरकतें देख सकूं। मम्मी आराम से जग में जल्दी से कुछ मिलाकर जैसे आहिस्ता कदमों से आई थी वैसे ही वापस चली गई थी। और ये बात सिर्फ मम्मी को ही पता था कि मैं रात को पानी पीकर सोती हूँ और उठकर भी पानी पीती हूँ, तभी यह काम किया था। मेरा शक कभी यकीन में बदल जाता तो कभी मुझे शक ही लगने लगता। मेरा तो होश उड़ गए थे मम्मी को ऐसा करते हुए देखकर। मुझे इन पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ होते हुए ऐसा घटिया काम करेंगी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी वो ऐसा क्यों करेंगी। और फिर कुछ दिन से मैं देख रही थी कि मम्मी खटाई और अचार बहुत खा रही थी। पहले तो मैंने इन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन अब रोज़ ही मम्मी खाने लगी। मेरे अंदर खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थी। मैं अब बहुत ही झुलझुलाहट का शिकार हो रही थी। एक दिन मम्मी बेहोश हो गई और फिर अचानक मम्मी प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मुझे हॉस्पिटल में जाकर पता चला तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और मैं ये जानकर सर में से पानी पानी हो गई थी। मैं ससुराल में किसी से भी नज़रें मिला नहीं पा रही थी और मम्मी तो घबराहट का शिकार थी, मेरा सामना करने से कतरा रही थी। मैं बहुत हैरान थी कि मेरी जगह मम्मी कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये बच्चा मेरे पति का है, क्योंकि रात को मैंने बहुत बार अपने पति को उठते हुए भी देखा था। मेरा विश्वास टूट चुका था। मेरा दिमाग मैं वो सब यादें और सारी बातें घूमने लगी थी। मेरा गुस्सा आखिर को पहुंच चुका था और मैं अपने पति से लड़ पड़ी थी। और फिर मैंने अपने पति पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं रो रो कर थक चुकी थी और फिर लड़ाई के बाद मेरा पति घर छोड़कर चला गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं। मैं अब अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गई थी और पति का भी कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ गया है लड़कर। मैं गम से डिहाल थी और मुझे अफसोस भी था कि मेरी माँ ने रिश्तों को ख़राब किया था और बेशर्मी से मेरे सामने रह भी रही थी। मुझे हैरत थी कि कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी का घर तबाह करने पर तुल गई थी। मैं सोच सोचकर पागल हो रही थी। ससुराल वाले मुझे बहुत ही दिलासा देते थे, पर मैं अपने दिल का क्या करती जो अब कोई एहसास साथ नहीं रखता था। मेरे अंदर जब जज्बे ख़त्म हो गए थे, मैं अब परेशान रहने लगी थी। मेरे ससुर बहुत बार मुझे खुश रहने को बोलते और मैं सिर्फ फीकी सी हंसी हंस दिया करती थी, जो कष्ट से भरपूर होती थी। अब मेरी आंखें हर वक्त भीगी रहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी पे हैरान थी कि मुझे क्या देखने और सुनने को मिल रहा है। मेरा हर रिश्ते से भरोसा उठ गया था। मुझे सब धोखा और फरेब लगने लगा था। मेरी मम्मी मेरे ही घर ठीठ बनकर रह रही थी या ज़माने की बात से छुपने के लिए यहाँ थी। मैं अब इनसे बात तक नहीं करती थी। मुझे सब जहर लगने लगा था। मुझे अब अपने पति की फ़िक्र हो रही थी। मैं बहुत गहरी सोच में डूब गई थी कि अगर ये मेरे पति का बच्चा नहीं तो वो सब क्या था। मेरी माँ का और मेरे पति का एक साथ उठना बैठना, हंसी मजाक और फिर रात को टहलना, सब सोचकर मेरे तो सर दर्द होने लगा था। जितना ही ये सब सोचती
इतना ही ये मामला उलझ रहा था। मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो पति पर इल्ज़ाम लगा दी थी और वो घर छोड़ गया था, और ऐसा करते करते कुछ माह गुजर गए और मेरी मम्मी ने बच्चा जना। तो इस दिन मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान निकल गई। मेरे ससुर का कहना था कि ये बच्चा इनके बेटे का नहीं है। मैं इनको हैरान होकर देखने लगी और वो बोल रहे थे कि बेटी सब्र करो, सब सच तुम्हारे सामने आएगा। मैं इनकी बातें सुनकर हैरत से दंग रह गई थी। ससुर क्या कह रहे हैं और कौन सी सच्चाई बाकी थी? अब मुझे और क्या देखना था, या मुझे कुछ ऐसा सुनना था? मुझ में अब और सहने की हिम्मत नहीं थी। मैं अब और कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी हर रात रोते रोते ही गुजरती थी। मेरी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि ऐसा कुछ और ना मुझे देखना जो मेरे बस से बाहर हो। मैं बहुत ही परेशान थी। मेरा सुकून खत्म हो गया था। यूँ कहना ज़्यादा बेहतर हो गया कि मेरा सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी खुशियों को नज़र लग गई थी। अब मम्मी तो हर रोज़ मेरे पास आकर कुछ कहना चाहती थी, पर मैं इनसे कोई बात करना नहीं चाहती थी। मेरी आंखों पर शक की जो पट्टी बंधी थी वो कुछ और देखने नहीं दे रही थी। मुझे अपने आप पागल महसूस होने लगा था, या मैं आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही थी। मेरी सेहत भी बुरी तरह बिगड़ रही थी। मैं अब बीमार सी रहने लगी थी। मेरे ससुर मुझे तसल्ली देते थे और हौसला बढ़ाते थे। मैंने बहुत बार ससुर से इस बात के बारे में पूछा भी, तो बात टाल गए और कहते हैं कि उनका बेटा मेरा पति जल्द ही वापस आ जाएगा। मैंने इनकी बात पर यकीन कर लिया था। जब वो इतना मुझे कह रहे थे तो मुझे इनकी बात माननी पड़ी, और फिर कुछ दिन बाद मेरा पति वापस आ गया था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे बात कर सकूं या कुछ पूछ सकूं। मुझे कुछ शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन मैं अब भी शक में सवार थी। मैं अब नहीं जानती थी कि मेरे सामने क्या सच आने वाला था। मुझे अब परेशानी ने घेरा था। ससुर और पति की तरफ से बिल्कुल खामोश थी, और फिर एक दिन अचानक ससुर ने सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं सदमे में चली गई थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पति ने मुझे संभाला और अस्पताल ले गए। मेरी हालत बहुत ही संजीदा हो चुकी थी। फिर भी भगवान का करना हुआ, मुझे होश आ गया और मैं फिर भी खामोश रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था अपनी माँ को माँ कहते हुए, जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। और इस औरत की वजह से मैं अपने पति पर शक कर रही थी, जिसका कोई कसूर नहीं था। वो तो वैसे ही मेरी माँ के साथ इज्जत और सम्मान के साथ पेश आते थे, जो मुझे शक की वजह से दिखाई नहीं देता था। मुझे अब रह रहकर शर्मिंदगी हो रही थी। अपनी माँ की सच्चाई जानकर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ ऐसी होगी या इतनी बुरा करेंगी। माँ ने सिर्फ अपना सोचा था, इतना घटिया काम किया था। यह औरत मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं थी। मैं बेअक्ल और बेवकूफ़ी में मारी गई थी। मुझे उसी दिन से ही अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं हर लिहाज बनाकर इस औरत का कुछ बिगाड़ सकूं, जो कहने को मेरी माँ थी, लेकिन माँ वाली कोई खासियत नहीं थी। मेरे ससुर ने जो सच्चाई मुझे बताई, वो जानकर मेरा कहीं भाग जाने का दिल कर रहा था कि कहीं भाग कर मैं छुप जाऊं। मुझे ये सच बहुत सख्त तकलीफ़ दे रहा था। मेरी माँ ने मेरे पापा को जहर देकर मारा था और फिर छुप कर किसी से शादी कर रही थी, और इसी से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और रात को मुझे और मेरे पति को नींद की दवा देती थी कि हम इनके राज को ना जाने और बाहर जाते हुए ना देख ले, और इनका काम आसानी से होता रहे। इतना बड़ा धोखा, जुल्म, कत्ल, ये सच मेरी जान ले रहा था। मेरी दुनिया उजड़ कर मुझे यतीम करके कैसे खुद अपना घर बसा लिया था, और मेरे सामने कैसे मासूम बनती थी। मुझे रह रहकर वो दिन याद आ गए थे जो मेरी माँ ने ड्रामा रचाया था। मेरे पापा की मौत पर गम और दुखी होने का नाटक करना, फिर मेरी शादी जल्दी करना और मेरे साथ ही मेरे ससुराल में रहना, सब मुझे याद आ रहा था।
कैसे कैसे मेरी माँ ने सहारा लिया था और मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी माँ रोज़ भाग भाग कर घर से बाहर क्यों जाती थी और मुझसे क्यों झूठ बोलती थी। मेरी नज़रों से तो वो अब गिर चुकी थी क्योंकि मेरा मान तोड़ा था। उन्होंने मेरे सर से मेरे बाप का साया भी छीना था। मैं अब इन्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। ये यूँ तो माफ़ी के काबिल भी नहीं थी। मेरा रवैया इनके साथ सख्त हो चुका था और एक दिन मैंने इनको बता दिया कि मैं इनकी सच्चाई जान गई हूँ। मेरी ये बात सुनते ही उनका रंग उड़ गया था और घबराहट में इनके चेहरे पर पसीना आ चुका था। मैं इनको देखना भी नहीं चाहती थी और मैंने इनसे जाने का बोल दिया, लेकिन वो बाद में मुझसे माफ़ी मांगती रही। अब वो मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। भला वो मेरे ससुर का, जिन्होंने मेरे जाने बगैर ही मेरी माँ की जासूसी की थी और सब सच्चाई मेरे सामने ला कर रखी थी। अगर ये सच्चाई मेरे सामने ना आती तो मैं शक में ही मारी जाती और मेरे पति को ही कसूरवार समझती रहती। मेरे ससुर ने अपने बेटे से कुछ नहीं पूछा था। मैं अपने पति से सामना नहीं कर पा रही थी और फिर मैंने इनसे अपने किए की माफ़ी मांग ली। मेरे पति का धन्यवाद, उसने मुझे माफ़ कर दिया, वरना कौन मर्द ऐसे इल्ज़ाम पर माफ़ करता है। मेरे पति को मेरी हालत के बारे में मालूम था, तभी वो मुझे माफ़ कर चुके थे और मेरा ख्याल रखने लगे थे जैसे पहले रखते थे। मेरी बीमारी ने इनको काफ़ी परेशान किया था, जिसकी वजह से अब मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। घर में इसके बारे में ससुर को, पति को और मुझे पता था। मेरा तो दिल चाहा कि केस करवा दूँ, मगर फिर भी मेरे ससुर और मेरे पति ने समझाया कि ऐसा करने से बहुत बदनामी होगी। अपनी माँ को, दुनिया को मारने दो। मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया कि अब वो अपने दूसरे पति के साथ ही रहे, हमारी ज़िंदगी में जहर ना घोले। अब मैंने अपना फैसला भगवान पे छोड़ दिया था, वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। अब मेरी माँ दुनिया के हाथों से रुसवा हो गई थी। ये मुझे यकीन था। शक बहुत ही बुरी और बड़ी बीमारी है। शक सब कुछ खा जाता है। जिंदगियों में इंसान सिर्फ हाथ मिलाता रह जाता है। मेरी आंखों पे बंधी शक की पट्टी उतर चुकी थी। शक रिश्तों को कमज़ोर कर देता है और जड़ तक पहुंचाकर रिश्ता ख़त्म कर देता है। ऐसी बीमारी से बचना चाहिए और बगैर सबूत के किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जो काम मुझसे हुआ, मैं इससे दिल से शर्मिंदा हूँ और अब घर वालों का प्यार और ध्यान से मैं सेहतमंद हो चुकी थी, जिसमें ज़्यादा हाथ मेरे पति का था। मेरे पति ने बताया था कि वो रात को उठकर ससुर को देखने जाता था, क्योंकि मेरे ससुर को शुगर की बीमारी थी। रात में उनकी शुगर लो हो जाती थी। मुझे खुद पर गुस्सा भी आया और शर्मिंदगी भी बहुत महसूस हुई थी। मैंने दोबारा पति से माफ़ी मांगी थी। ख्याल रखने वाला और एहसास करने वाला पति नसीब से ही मिलते हैं और मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ। अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी और अब मैं अपने बच्चों के साथ एक सुकून की ज़िंदगी बसर कर रही थी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।